छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। भारत की उपजाऊ भूमि पर 16 विशाल राज्यों का उदय हो रहा था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। युवा लिपिन अपने गुरु भद्र के साथ एक पुराने मानचित्र को देख रहा था। भद्र ने बताया, इन जनपदों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। लिपिन, कौशल, मगध, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली बनकर उभर रहे हैं। लिपिन की आंखों में जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था कि इन राज्यों में से कौन पूरे भारत का भाग्य लिखेगा। मगध में हर्यंक वंश का शासन शुरू हुआ। राजा बिंबिसार एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे। लिपिन ने देखा कि कैसे बिंबिसार ने युद्ध के बजाय विवाह संधियों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कौशल और वैशाली जैसे राज्यों के साथ रिश्ते बनाए। लिपिन राजा के बाग में उनके साथ टहल रहा था। बिंबिसार ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक साम्राज्य केवल तलवार से नहीं बल्कि सही मित्रों से भी बनता है। लिपिन को राजनीति का पहला पाठ मिल चुका था। समय बदला और सत्ता की भूख भी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अजातशत्रु अधिक आक्रामक था। उसने लिच्छवियों और कौशल के विरुद्ध लंबे युद्ध लड़े। लिपिन ने राजगृह की ऊंची दीवारों पर अजातशत्रु को एक सेनापति के साथ खड़े देखा। राजा नए हथियारों जैसे महाशिलाकंटक और रथ मूसल की योजना बना रहे थे। मगध अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक हो गया था। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ। शिशुनाग एक पूर्व मंत्री थे जिन्हें जनता ने चुना था। उन्होंने मगध की पुरानी दुश्मन अवंती को अंततः पराजित कर दिया। लिपिन और उसके गुरु भद्र अब पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रहे थे। भद्र ने कहा, शिशुनाग ने वह कर दिखाया जो हर्यंक नहीं कर पाए। उसने उत्तर भारत के 2 सबसे बड़े राज्यों के संघर्ष को समाप्त कर दिया। अब मगध की सीमाएं और भी अधिक विस्तृत हो गई थीं। इसके बाद इतिहास के पन्नों पर नंद वंश का नाम अंकित हुआ। महापद्म नंद, जिन्हें सर्वक्षत्रांतक कहा गया, ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। लिपिन ने देखा कि महापद्म नंद के शासन में कर प्रणाली बहुत सख्त थी, लेकिन खजाना सोने से भरा था। राजा लिपिन से बोले, एक विशाल सेना को पालने के लिए असीमित धन की आवश्यकता होती है। महापद्म नंद ने पहली बार एक केंद्रीकृत साम्राज्य का सपना साकार किया था। मगध अब व्यापार का केंद्र बन गया था। लिपिन पाटलिपुत्र के व्यस्त बाजार में क्रयण नामक एक व्यापारी से मिला। क्रयण ने बताया, गंगा नदी के कारण हमारा व्यापार दूर दूर तक फैल गया है। हम हाथी के दांत, सूती कपड़े और कीमती पत्थर विदेशों में भेजते हैं। लिपिन ने महसूस किया कि साम्राज्य केवल राजाओं से नहीं बल्कि इन मेहनती व्यापारियों और कारीगरों से भी समृद्ध होता है। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय विलासिता और अहंकार बढ़ गया था। धनानंद अपनी विशाल सेना पर गर्व करता था, जिसमें हजारों हाथी और रथ थे। भद्र ने धनानंद के महल के पास लिपिन को ले जाकर दिखाया। राजा अपनी प्रजा की तकलीफों से बेखबर था। भद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, अत्यधिक कर और जनता का असंतोष किसी भी बड़े साम्राज्य के पतन का कारण बन सकता है। उत्तर पश्चिम की सीमाओं से एक नया खतरा मंडरा रहा था, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर। लिपिन एक गुप्तचर गुप्त से मिला जिसने सीमा की खबरें लाई थीं। गुप्त ने बताया, सिकंदर की सेना व्यास नदी तक पहुंच चुकी है, लेकिन वे मगध की विशाल सेना और हाथियों के बारे में सुनकर डरे हुए हैं। हालांकि सिकंदर वापस लौट गया, लेकिन उसने भारत के छोटे राज्यों की कमजोरी को उजागर कर दिया था। गुरु भद्र और लिपिन एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। मगध में बदलाव की हवा चल रही थी। एक युवा और उसके चाणक्य नामक शिक्षक के बारे में चर्चाएं होने लगी थीं। भद्र ने कहा, नंदों का समय समाप्त होने वाला है लिपिन। भारत को अब एक ऐसे सम्राट की आवश्यकता है जो इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक छत्र शासन स्थापित कर सके। लिपिन समझ गया कि एक महान अध्याय समाप्त हो रहा है और दूसरा शुरू होने वाला है। वर्षों बाद लिपिन अब स्वयं एक विद्वान बन चुका था। वो पाटलिपुत्र के एक नए स्मारक के पास एक छोटे शिष्य को इतिहास समझा रहा था। उसने कहा, हर्यंक से लेकर नंदों तक हर वंश ने मगध को तराशा है। आज जो मौर्य साम्राज्य हम देख रहे हैं, उसकी नींव इन्हीं संघर्षों पर टिकी है। सूर्य ढल रहा था और मगध की महिमा इतिहास के पन्नों से निकलकर भविष्य की ओर बढ़ रही थी।